हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर 8। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका भारत की खोज का चैप्टर 2 है ना, उसका पार्ट 2। इसमें हम लोग भारत माता देखेंगे। इससे पहले का पार्ट हम लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें बताते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, मतलब जो नेहरू जी थे वो तो अलग अलग सभाओं में अलग अलग मीटिंग्स में जाया करते थे। तो जो श्रोता थे, श्रोता मतलब जो ऑडियंस होती थी, से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। अपने देश मतलब अपने हिंदुस्तान की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की। तो भारत और हिंदुस्तान अलग अलग कैसे हैं ये हमें बताएंगे आगे। मैं अपने देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। तो हमारे देश का जो नाम है वो भारत कैसे पड़ा? हम ऐसा माना जाता है कि भरतवंशी हमारे देश में रहा करते थे। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, जो पुरानी वाली महाभारत है वो इसी से स्टार्ट होती है ना। भरत, जो राजा भरत थे उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत है, और उसके पूरे कुल का नाम भी भरतवंश था। तो वहीं हम भरतवंशी हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आगे ये बताते हैं, मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो ये कहते हैं कि ये श्रोताओं को देखते थे, मतलब इन्हें गांव के श्रोता ज़्यादा पसंद आते थे। शहर के जो श्रोता होते थे वो खुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्न या आधुनिक समझते थे, और अगर कोई दमदार भाषण दिया करता था तो उसको मतलब नीची नज़रों से ज़्यादा देखा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसा इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। तो फिर ये कहते हैं कि मेरे को गांव में जो किसान थे उनसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उनको बता पाता था कि किस तरीके से हमारे देश का हर एक हिस्सा अलग होते हुए भी भारत है। मतलब देश बहुत बड़ा है, अलग अलग हिस्से हैं इसमें, मगर सब फिर भी एक भारत ही तो है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। तो ये कहते हैं कि मैंने किसानों को पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके बारे में बताया, और ये भी बताया कि हर एक किसान की कैसे समस्या एक जैसी है। और जो स्वराज मतलब ये जो किताब है ना, ये हमारे आज़ादी से पहले लिखी गई है। तो ये बताते हैं, जब ये भाषण देने जाया करते थे तो ये लोगों को बताया करते थे, स्पेशली किसानों को, कि किस तरीके से जो स्वराज इंडिपेंडेंस होगा वो कैसा होगा, सबके लिए उसमें क्या क्या होगा। तो बताते हैं, मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो फिर कहते हैं कि मैं कितना दूर दूर घूमा हूँ, पूरा देश देखा है। सुदूर मतलब दूर दूर के, खैबर पास अब पाकिस्तान में आता है, उस समय तो एक ही था। और कन्याकुमारी, बहुत दूर दूर के इलाकों के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। ये कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता था, जहाँ भी भाषण देता था, किसान एक ही तरीके के सवाल मेरे से पूछते थे, क्योंकि उनकी समस्याएं एक जैसी थीं। गरीबी, कर्ज, बहुत निहित स्वार्थ मतलब अपनी वजह से लोग दूसरों के साथ कैसे बुरा कर देते हैं, ज़मींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। तो ये कहते हैं कि किस तरीके से सारे किसानों की समस्याएं एक हैं, और वो समस्याएं किसकी वजह से थी? इस अंग्रेजी सरकार की वजह से थी। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वह भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। तो फिर कहते हैं कि मैंने ये कोशिश की कि हर किसान को ये समझा सकूं, ये बता सकूं कि भारत जो है ना, कि भारत एक ही है, और अपनी समस्याओं के बारे में नहीं, पूरे एक तरह से आप किसान हैं तो पूरे देश के किसानों की समस्याओं के बारे में सोचिए, उसको एक ही मान करके चलिए। ये बताते हैं आगे कि साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। पूरी दुनिया के बारे में भी सोचिए भाई, आप उस पूरी दुनिया के हिस्से ही तो हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, ठीक है, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। दंत कथाएं मतलब जो हमारी कहानियाँ होती हैं ना, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और है ना शिव पुराण, बहुत सारे पुराणों के बारे में, कहानियों के बारे में लोगों को जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था, कि बस देश कैसा है, क्या है, सब कुछ परिचित करा दिया था।
इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। तो बहुत सारे किसान ऐसे भी होते थे कि चारों कोनों में स्थित भारत के धर्म स्थलों की यात्रा करी थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, कि आप भारत माता की जय कह रहे हैं तो आप क्या समझते हैं भाई इस बात से। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और एकदम से चकित कर देता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, जब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। कि जब मैं पूछता कि भारत माता की जय आप क्यों बोलते हैं भाई, इसका क्या मतलब है, जब नेहरू जी लोगों से पूछते तो लोग थोड़ा कन्फ्यूज जाते थे कि क्या आंसर दें। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैंने फिर सवाल किया कि कौन सी मिट्टी, उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की, राज्य की, ये के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी। मतलब फिर एक जाट ने ये सवाल इसका जवाब दिया कि भारत माता जो है वो हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी है। तो नेहरू जी ने उनसे पूछा कि भाई आपके गांव की मिट्टी, आपके ज़िले की मिट्टी, या पूरे देश की मिट्टी, आप कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्नों का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। मतलब सब कुछ भारत ही तो है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, इस देश के लोग, भारत के लोग, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर हर तरफ फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। भारत माता क्या है, यही लाखों लोग जो पूरे देश में फैले हुए हैं, यही तो भारत माता हैं। और उनकी जय का अर्थ है इस जनता जनार्दन की जय, मतलब लोगों की जय। लोग अमर रहें, देश अमर रहे। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो ये थी भारत माता के बारे में। अब आगे है हमारा भारत की विविधता और एकता। अब आगे आता है भारत की विविधता और एकता। विविधता का मतलब होता है डिफरेंस, और एकता का मतलब तो आपको पता ही है, जो एक जैसा होता है। भारत की विविधता अद्भुत है, मतलब विविधता बिल्कुल अलग है। तो भारत की विविधता जो है काफ़ी अद्भुत है। इस प्रकट है, मतलब दिखाई देता है कि वह सतह पर दिखाई पड़ती है, मतलब बिल्कुल बेस में ही हमारी विविधता, हम लोग कितने अलग अलग हैं फिर भी एक है, यह हमें दिखाई पड़ता है और कोई भी उसे देख सकता है आसानी से। इसका ताल्लुक मतलब इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। ताल्लुक का मतलब होता है रिलेशन, कि हमारा हम दिखने में भी अलग अलग हैं, हमारी सोच भी कई बार बहुत ज़्यादा अलग होती है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। मतलब तमिल के जो लोग हैं और उस समय पाकिस्तान वाला जो इलाका है, पठान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। उनकी नस्लें भी अलग हैं, मतलब रेसेस जो हैं वो भी अलग हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान चीज़ें भी हो सकती हैं। वे चेहरे, शरीर गठन में, खाने, पहनावे, भाषा में एक दूसरे से अलग हैं। उत्तर पश्चिम में की सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कि कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। तो मतलब ये बात है कि जो पाकिस्तान वाला जो आज रीजन हो गया है और कश्मीर के लोग जो लंबे चौड़े होते हैं ना, काफ़ी सुंदर सुंदर से, मतलब ये फैक्ट है। देखिए जो कश्मीर के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और उनकी जो शक्लें हैं वो कहाँ से मिलती हैं, वो मिलती हैं उधर से, जो हमारा जो यूरोप वाला रीजन है या फिर वेस्ट एशिया, जो ईरान के लोग होते हैं। आप लोग खुद भी मैच करके देख सकते हैं, कश्मीरी एक पर्सन और एक ईरान का या फिर इजिप्ट का, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं दिखने में, ठीक है। पठान काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। उनकी नृत्य की जो शिलाई होती है, नृत्य रूसी कोज़क नृत्य शैली से मिलते हैं, ठीक है। जो पठानों के डांस के फॉर्म्स हैं वो रशिया से भी मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही है जैसे कि तमिलों पर। तो जो तमिल हैं वो बिल्कुल भारतीय हैं, तो अगर पठान है वो भी बिल्कुल भारत की छाप उनमें भी देखने के लिए मिलती है। इसमें कोई
अचरज या फिर अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। तो जो अफ़गानिस्तान है वो भी, जो आप लोग महाभारत में देखते हैं ना, मामा शकुनी कहाँ के हैं, आप पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वो अफ़गानिस्तान में वो रीजन पड़ता है, तो यानी कि पहले वो भी भारत का हिस्सा था। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने पर से पहले बौद्ध थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तो जो मध्य एशिया के लोग हैं, जैसे कि आज जो ईरान, इराक, ये सब है, पहले ये सब हिंदू हुआ करते थे, फिर उसके बाद बौद्ध हो गए थे, फिर जब इस्लाम आया तो मुसलमान हो गए। सीमांत क्षेत्र मतलब बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से थे। जो सीमांत मतलब जो आज का पाकिस्तान वाला इलाका है ना, वहीं पर उसी वाले इलाके में तो हमारे मोहनजोदाड़ो और ये सब है, तो वो सब हिंदू संस्कृति को दर्शाता है। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वज अवशेष उनमें बिखरे हुए हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम पर था, है ना। तक्षशिला विद्यालय जो है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वो आज से 2000 साल पहले मतलब वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती थी। सारे भारत के साथ ही एशिया के काफ़ी सारे जो भाग हैं उसमें स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, मतलब तक्षशिला में। धर्म परिवर्तन मतलब इस्लाम जब में परिवर्तित हो गए वहाँ के लोग, तो काफ़ी मतलब अंतर आ गया, पर उन क्षेत्रों के लोगों की जो मानसिकता विकसित कर ली थी वो पूरी तरह से नहीं बदल सकी। मतलब जो भारतीय मानसिकता थी वो धर्म परिवर्तन के बाद भी, मतलब रिलीजन चेंज होने के बाद भी पूरी तरीके से तो नहीं बदल पाई। पठान और तमिल 2 चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है, मतलब सब लोग भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजरात, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। तो जो हमारे देश का सेंट्रल पार्ट है उसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बावजूद इन सब के गुण, दोष, कामोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, तो भले ही ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते हो, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हो, मगर इनमें कितनी ज़्यादा समानताएं हैं, इनकी कहानियों से भी हमें पता लगता है और आचार विचार से भी पता लगता है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। ठीक है, भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी, जैसे चीन था, चीन भी बहुत बड़ा था, भारत भी बहुत बड़ा था उस समय, आज भी बहुत बड़ा है, पहले और भी बड़ा था। एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। मतलब विदेशी प्रभाव पड़े तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आए थे देश में, हमारे चेंजेस आने लगे। तब भी विघटनकारी तत्व उभरे। तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया, मतलब कि देश को तोड़ने की बातें हुई बट फिर भी साथ में बने रहे। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। मतलब भारत में कभी भी अलग अलग होने की जो है टेंडेंसी नहीं रही, हमेशा यही रहा कि एकता में ही बल है। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्व को के विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। मतलब कोई बाहर से किसी ने आकर के नहीं कहा कि आप लोगों को एक रहना है, बल्कि हमारे देश के लोगों के मन की ही ये इच्छा थी। इसके अंतर्गत मतलब इसके अलावा विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। इसका ये मतलब है कि अलग अलग लोग होते थे, अलग अलग विश्वास, अलग अलग रीति रिवाज उनके हुआ करते थे, तो सहिष्णुता मतलब सबको अच्छे से सामंजस्य बिठाया गया। और ऐसा ही नहीं कि मतलब झेल रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के कल्चर में हम लोग मिल गए। मतलब जैसे कि एक सिख है तो वो हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स को मनाता है, हम उनके फेस्टिवल्स को मनाते हैं। हमारे देश में सारे धर्म एक दूसरे के त्योहारों को, एक दूसरे के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं।
किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। तो ये बताते हैं कि कोई देश अगर मतलब बड़ा होता है तो चाहे मतलब अलग अलग भिन्नताएं होती हैं लोग, मगर फिर भी एकता तो उनमें होती ही है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। तो एकता का या सिमिलैरिटी का पता लगता है कि जब एक ही देश में रहने वाले लोगों का कंपैरिजन दूसरों से किया जाता है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती हैं या आपस में घुल मिल जाती हैं। तो मतलब जैसे कि एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, तो यहाँ के जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें इधर के भी कल्चर आएंगे और इधर के भी कल्चर आएंगे, है ना, ऐसा ही होता है। प्राचीन और मध्य युग में मतलब पुराने और मिडिल एजेस में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। तो मतलब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब की बातें नहीं आई थी, बल्कि जो वो था ना फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ज़मींदार हो गया, और धर्म के बारे में, जातियों के बारे में हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। फिर भी मेरा विचार है ऐसा, नेहरू जी कहते हैं कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था। मतलब भारत के चाहे किसी भी हिस्से में चले जाए एक भारतीय, वो अपने घर जैसा उसको मानता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उस देश में जाकर उन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था। उसे अजीबपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। तो इसमें यह बताते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में सदियों से हमारे देश में अलग अलग देशों से आकर के लोग बसे रहे हैं, जैसे कि जूस आए, पारसी आए, मुसलमान आए। उन्होंने अपना धर्म तो फॉलो किया है और साथ साथ ही वो भारतीय कल्चर में भी मिल गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे। आगे बताते हैं, आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। मतलब इसका यह है राष्ट्रीयवादिता। राष्ट्रीयवादिता होता है नेशनलिज्म, मतलब कि भाई राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर होना। तो अब आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग नेशनलिस्ट हो गए हैं, तो जो अलग दूसरे देशों में हमारे देश के लोग रहते हैं, अब वहाँ पे जाकर के जनरली धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं और सारे के सारे भारतीय मिल करके एकजुट होकर के रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, अंदर से मतभेद हो, मगर फिर भी एक साथ रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है, ठीक है। मतलब एक इंडियन क्रिश्चियन कहीं भी चला जाए वो रहेगा इंडियन ही। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमानों को टर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। और चाहे इंडिया का मुसलमान टर्की चला जाए, अरब चला जाए, ईरान चला जाए, उसको बोला क्या जाएगा, इंडियन ही बोला जाएगा उसको। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा तो सोच ही नहीं सकते, है ना। तो अपने देश के बारे में भी हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और इन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँव के बारे में, उन कस्बों, शहरों के बारे में जिनकी यात्रा मैंने की है। वर्षा ऋतु मतलब बारिश के मौसम में उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलती हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। फिर ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ बारिश के मौसम के बारे में, जब वो गर्म धरती पर पड़ती है तो क्या होता है, बहुत हर तरफ जब जैसे बारिश हो जाती है उसके बाद नए नए पेड़ घास उगती है, हर तरफ कितनी खूबसूरती फैल जाती है। फिर ये कहते हैं मैं सोचता हूँ विशाल नदियों और उनके बहते हुए पानी के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, खैबर पास में बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ पर, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, साउथ के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति समूह दोनों रूप में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के बारे में, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नए फूलों से लद जाती है। तो ये अलग अलग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, है ना, और जिनके बारे में कल कल खल खल करता झरना बहता है,
हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। फिर कहते हैं कि हर इंसान भारत की अलग अलग तस्वीर बनाता है और इन्होंने, नेहरू जी ने भारत की कैसी तस्वीर बना रखी है ये हमें इन लाइन्स में बताते हैं। ये भारत की नदियों के बारे में, हिमालय के बारे में, बर्फ़ से ढके हुए पर्वतों के बारे में बातें करते हैं। अब आता है जन संस्कृति। बस थोड़ा सा ये देखिए यहाँ, ये तो ज़्यादा है नहीं। जन संस्कृति में क्या है ये बताते हैं। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन चीज़ों को खोजता हूँ, सूत्र मतलब लिंक्स को खोज लेता हूँ जिनसे उनका जीवन अतीत से बंधा है। तो ये कहते हैं कि मैंने भारत के मतलब भारतीयों के जीवन को अच्छे से देखा है। फिर ये आगे बोलते हैं कि जब मैं लोगों के जीवन को देखता हूँ तो वो उनका जीवन किस तरीके से इतिहास से, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं। ठीक है, फिर भी इतिहास से तो जुड़ी ही हुई हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब हमारे जो इतिहास के बारे में हम लोग बातें किया करते हैं, इतिहास से हमारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, वही नेहरू जी भी देखते हैं लोगों की आंखों में। इस पृष्ठभूमि मतलब एक तरह से इस बेस पर, पृष्ठभूमि में, इस बेस में क्या है, हमारे लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेला, और इनमें से किसी को दूर से अलग करके देख पाना संभव नहीं है। तो यही कहते हैं कि हमारे जो कल्चरल सॉन्ग्स हैं, हमारे फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, हमारी कहानियाँ, हमारी हिस्ट्री तो एक जैसी ही है, इसलिए हम भी एक जैसे हैं। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के सिद्धार्थ, मतलब जो बिल्कुल भी निरक्षर, अशिक्षित, बिना पढ़े लिखे, निरक्षर, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान ना हो, वो लोग भी हमारी हिस्ट्री से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। लोक प्रचलित अनुवादों, टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। यह हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। मतलब हर घटना के बारे में, ठीक है, सब कुछ लोग अच्छे से जानते थे और उनमें उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। मतलब रामायण के बारे में उससे क्या सीख मिलती है ना, सब कुछ हम लोग जानते हैं। और आज लॉकडाउन के बाद तो सबने फिर से देख ली रामायण महाभारत, है ना। आगे बताते हैं, अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बार बार या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। मतलब मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात किया करते थे और रामायण, महाभारत, गीता के बारे में बात किया करते हैं लोग, चाहे वो अनपढ़ भी हों। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसालों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे, तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था कि मतलब रोज़मर्रा की सीधी सादी बातों को भी कैसे हर चीज़ से जोड़ देते थे। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। तो ये कहते हैं, जैसे खुद को कहते हैं कि मैं इतना घूमा हूँ, मैंने ये सब पढ़ा है। अगर मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक किसान जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मन में भी अपने ही जीवन के अलग विचार और अलग तस्वीरें छपी हुई हैं। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाओं और परंपरा और महाकाव्य के नायिकाएं ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम था। मतलब इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, बल्कि जो मतलब पुरानी कहानियां हैं उन सब के बारे में तो किसान को भी बहुत अच्छे से जानकारी थी, जिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे और उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। तो मतलब बहुत सारे बलिष्ठ चेहरे, एकदम स्ट्रॉन्ग लोग और सीधे साधे चेहरे भी दिखाई पड़ते थे उन किसानों में। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। मतलब गरिमा थी और मतलब जैसे एक तरीके से होता है ना, सब कुछ कर लेने वाला फिर भी अवसाद, एक दुख से भरा हुआ चेहरा औरतों का, नेहरू जी कहते हैं, दिखाई देता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुक्त हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते। मुझे इस बात से हैरान होती
कि उस तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिससे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिकाऊ बना रहा। फिर ये अगर इन्हें सुंदर औरतें या सुंदर आदमी या सुंदर बच्चे भी कह सकते हैं, जब इन्हें सुंदर लोग दिखाई देते हैं और या फिर वो इतने अच्छे से रह रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि मतलब इतने दुखों के बीच में, इतने कष्टों के बीच में जो हमारा देश झेल रहा है, इतनी खूबसूरती इन पर कैसे बनी हुई है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। तो कहते हैं कि हम लोगों के साथ क्या नहीं कर सकते, ये लोग देश के लिए क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात ठीक हों और इन्हें काम करने के अवसर मिलें। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत दिक्कतें, विपत्तियाँ फैली थीं और इसकी छाप हर किसी के माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। तो मतलब लोगों के चेहरे पर दिक्कतें थी, माथे पर चिंता की लकीरें पड़ी हुई थी और हमारे देश में भ्रष्टाचार था, बुरी चीज़ें थी और बहुत ही असुरक्षा, मतलब लोगों के मन में डर सा बना हुआ था। यह सब देखने में अच्छा नहीं लगता, पर भारत की तो असलियत यही थी उस समय पर। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रकृति प्रबल थी। मतलब फिर भी ये सब झेलने के बाद भी लोगों के अंदर ये सब मतलब फीलिंग थी कि परिस्थितियाँ जैसे भी हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं, पर सब ही एक प्रकार की नम्रता और मन साहस ही थे जो हज़ारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा सकता। तो हमारे देश का दुर्भाग्य था उस समय, हम लोग गुलाम थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि लोगों के मन की जो दृढ़ इच्छा है, लोगों की जो विनम्रता है, लोगों की जो अच्छाई है, इसी की वजह से ही चाहे हम पर कितना भी बड़ा दुर्भाग्य पड़ जाए, हमारे देश की संस्कृति को मिटा नहीं सकता। तो ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।